किसान, हेलो हेलो, एक बार चेक करो आवाज आ रही ना। हेलो, ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट द अदर पीपल ज्वाइन, बाकी लोगों को एक बार ज्वाइन कर लेने दीजिए। देखिए आज कितनी अच्छी मॉर्निंग है और इस शनिवार को टेस्ट, इन शनिवार को क्लास है अपनी, तुम्हें बताइए ये बात मैंने। इस शनिवार को अपनी क्लास रहेगी, हाँ अब बता देता हूँ। इस शनिवार को अपनी क्लास है। इस शनिवार को क्लास क्यों है, उसका पर्पस क्या है, ये समझ लीजिए। देखिए वीक में मेरी 5 क्लासेस होती है और पहले 6 होती थी, अभी टेस्ट की वजह से रोक दिया क्योंकि टेस्ट जरूरी है और समय देना जरूरी है आप लोगों को। या तो शनिवार को क्लास लूंगा या तो शनिवार को क्लास नहीं हुई, अगर इनफैक्ट इन द केस शनिवार को क्लास नहीं हुई तो संडे को क्लास लूंगा, लेकिन क्लास होगी जरूर। इट इज मैंडेटरीली बी टू बी डन। तुम लोगों का पेपर है उस दिन, पेपर होगा आप लोगों का, और पेपर का टाइमिंग जो होगा 11 बजे से, कितने बजे से होगा, ठीक है ना। 11 बजे अपना पेपर दो और निकलो। क्लास होगी उस दिन फाउंडेशन की, कॉन्ट्रैक्ट की होगी और फिर मेरी होगी, और क्लासेस होगी। अगर मेरे को छुट्टी लेना पसंद नहीं है, अगर कभी छुट्टी हो भी जाती है गलती से, तो फिर उसकी भरपाई अगले क्लास में करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। तुम्हें समझ लेना कि अगर छुट्टी आ गई है तो मतलब कहीं ना कहीं सर खींचेंगे उसको, ठीक है ना सर। चलिए निकाल लीजिए एसआरए में वी वर डिस्कसिंग सेक्शन 9, क्या डिस्कस कर रहे थे मैं, सेक्शन 9 लिखवा देता मैंने आपको, ठीक है। सेक्शन 10 से स्टार्ट कराना है आज, सेक्शन 10 से स्टार्ट कराना है मुझे, ठीक है। सेक्शन 10 से स्टार्ट कराते हैं। सेक्शन 10 के ऊपर प्रभाव पड़ा है किसका, 2018 अमेंडमेंट का, 2018 अमेंडमेंट का प्रभाव किस पे पड़ा है, 2018 अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट हुआ, इट इज डायरेक्टली इंपैक्टेड ओवर, इट इज डायरेक्टली इंपैक्ट ओवर सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 के अंदर हुआ क्या है और कैसे हुआ, इसको समझिए 2 मिनट, बहुत आसान शब्दों में समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं नहीं बनाऊंगा, आसान भाषा में समझिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। देखिए सर, पहले था डिस्क्रिशनरी रिलीफ, पहले थी डिस्क्रिशनरी रिलीफ, मतलब पहले था न्यायालय का विवेकाधिकार, अब हो गया है न्यायालय की आज्ञापक मैंडेटरी। जब मैंडेटरी चीजें हो जाती है तो मैंडेटरी होने के बाद में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इन्फोर्सेबल होगा ही होगा, एक्सेप्ट कुछ अपवाद है जिसकी इन्होंने लिस्ट लिखी हुई है, वो है 11(2), सेक्शन 14 और सेक्शन 16। देयर आर द फ्यू एक्सेप्शंस टू इट, कि ये यही अपवाद है, और ये अपवादों में अगर केस फॉल करेगा, अगर इन अपवादों में मामला आएगा, इन अपवादों में केस गया, तो ही सर क्या होगा, परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट, देखिए आपने संविदा करी है, संविदा का पालन होना निश्चित है, संविदा को मानना ही पड़ेगा। तुमने किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मेरे को, मान लीजिए शिमला में एक व्यापारी बैठा है, शिमला में कौन बैठा है, एक व्यापारी बैठा है, तुम बैठे हो राजस्थान जयपुर में, और तुमने यहाँ से मंगाया, तुमने बोला कि यार हम यहाँ पे अपने राजस्थान में क्या होता है, कौन सा फ्रूट होता है अपने राजस्थान में, फिर अरे फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, हाँ कीनू होता है अपने यहाँ पे, ठीक है कीनू अपने राजस्थान में होता है, अरे यार कीनू तो पहाड़ पे भी होता है, अरे मतलब नारियल यार, नारियल, ठीक है ना, नारियल यहाँ है नहीं लेकिन नारियल भी मंगवाया तुमने कहीं से, ठीक है ना। खजूर, मान लीजिए राजस्थान में खजूर है, अब खजूर को तुमको भिजवाना है कहाँ पे, शिमला में। अब एक फॉर्मली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सपोज क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अब शिमला में आ गई सर बारिश बहुत तेज, और वहां पे आ गए भूस्खलन होता ना, कि पहाड़ गिर गया पूरा, ऐसे पहाड़ का पहाड़ नीचे आ गया, तो जितने भी एप्पल आपने मंगवाए थे वहां से, उन एप्पल के सारे बाग हो गए डैमेज, ठीक है। जिस व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, व्यापारी के खुद के 50 एकड़ जमीन थी उसकी, जिसमें उसने क्या कर रखा था सर, एप्पल के प्लांटेशन किए हुए थे उस जमीन के ऊपर। अगर भूस्खलन हो गया है, अगर लैंडस्लाइड में उसके पूरे एप्पल के, जब पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होता है, तो मान लीजिए दिस इज माउंटेन, लैंडस्लाइड होता है तो पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाता है खिसक के, ऐसा होता है पहाड़ों के लैंडस्लाइड जो होते हैं वो पूरे पहाड़ ही एकदम से नीचे खिसक जाते हैं। अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया है तो ये बनता है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56 पैरा 2, सेक्शन 56 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसका पैराग्राफ 2 के अंदर दिया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, विषय वस्तु ही खत्म हो गई, तो मतलब हम डिफेंस ले सकते हैं सेक्शन 9 के अंदर जो दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। दूसरी बात हो रही है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के डिफेंसेस नहीं लग रहे हैं, मान लीजिए संविदा के अपवाद नहीं लग रहे हैं, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो गया, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब प्रावधान नहीं लग रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के डिफेंसेस वो है ना, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो फिर आप देखो कि कहीं 11(2) में तो नहीं आ रहा है मामला, कहीं 14 में तो नहीं आ रहा है मामला, कहीं 16 में तो नहीं आ रहा है मामला,
सो वी हैव टू लुक फॉर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बात समझ में आई? हमको ये इनकी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा। मतलब तुम चाहते हो कि केस इनमें सेक्शंस में फॉल ना करे, तुम चाहते हो कि केस इनमें ना आए, लेकिन इसके पहले आपको बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफेंसेस दिए हुए हैं, बाकी जो संविदा विधियों, अलग अलग संविदा विधियां हैं, वहां पर जो डिफेंस दिए हुए हैं, वहां पर जो प्रतिरक्षा दी हुई है, उनमें आपको क्या चेक करना पड़ेगा? उनमें आपको चेक करना पड़ेगा सर क्या वहां पर कोई डिफेंस प्रोवाइडेड है? क्या फ्रस्ट्रेशन हो गया, नोवेशन हो गया, रिसिशन हो गया? क्या वहां पर देखो एक बार 56 में देखो, 39 में देखो, 39 है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 39 है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें देखो आप देखिए कहीं कहीं 16 से 22 में तो नहीं आ रहा है, कहीं 23-24 में तो नहीं आ रहा है, कहीं 26 से 30 में तो नहीं आ रहा है। अगर इन सब में केस फॉल हो रहा है तो इट वुड डायरेक्टली मीन दैट इसका सिंपल सा और इसका डायरेक्ट अर्थ ये है सर, इसका सिंपल अर्थ ये है कि देखो संविदा जो है वो संविदा अपने हिसाब से ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली राइट। अगर वहां नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, या तो फिर पार्टीज की गलती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन है जो यहाँ दी हुई है। तो मतलब ये कंडीशन सबसे लास्ट में चेक की जाती है। एक बार बैरक निकाल लेते हैं और चीजों को एक बार देख लेता हूँ। कल मैं किसी के गया था और ऐसे जुडिशियल एडवोकेट वो आरजेस हैं जिनके घर गया था मैं कल, वो आरजेस ऑफिसर हैं, तो उनके मैं जुडिशियल अकेडमी के नोट्स देख रहा था। उनके मैं क्या देख रहा था सर? जुडिशियल अकेडमी में जो नोट्स मिलते हैं, और डिस्कशन चला 167(2) के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कशन चला? 167(2) के ऊपर। उनके नोट्स देखे मैंने, रुस्तम एमपी, रुस्तम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। उनके नोट्स देखे मैंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस संजय दत्त। उनके नोट्स देखे मैंने अजय मोहनलाल आचार्य वाला जो जजमेंट है, अजय मोहन आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला जजमेंट जो मैंने लिखवाया आप लोगों को। हर वो चीज जो हम क्लास में पढ़ते हैं तुम पढ़ोगे जज बनने के बाद। कहने का तात्पर्य ये है कि जज बनने के लिए उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। सुनिएगा बात, जज बनने के लिए उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आप लोग जज बने। सारे बच्चे तो जज बनेंगे नहीं ना सर, 100 में से 2, 3, 4 लोग जज बनते हैं, बाकी 96 लोग एडवोकेसी करते हैं, लिटिगेशन करते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है जीवन का, या फिर कोई भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हैं, मेरे जीवन का और लॉ पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि सर आप काबिल बने, लॉ फील्ड में आप क्या बने? काबिल बने, स्किलफुल बने। तुमको आसमान की ऊंचाई तय करनी है, तुमको आसमान की ऊंचाई तय करनी है, लेकिन तुम्हें ऊंचाई तय करनी है। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि डिफॉल्ट बेल कब से लागू होता है, डिफॉल्ट बेल कब लगेगा। एक केस है उसमें आर के डालमिया, मैंने आपको केस लिखवाया होगा कि इनकम्प्लीट चार्जशीट वाला केस लिखवाया होगा मैंने, जो बच्चे एपीयू पढ़े हुए हैं। अब ये सब मैं बीएनएस पढ़ाते वक्त भी लिखाऊंगा, बीएनएसएस में भी लिखाऊंगा, ठीक है ना सर? ये सब आपको बीएनएस में भी लिखाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये सब केसेस में लिखवाता हूँ क्लास में बच्चों को। दोस्त जो थे उनको बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है यार, उस टाइम हमें करवा देता तो और ज्यादा कंसेप्ट और अच्छे मार्क्स आते। तो तुम ये बात समझो, एग्जाम में जगह उतनी ही है जितना तुम डायरेक्ट लिख पाओ। एक्स्ट्रा जो पढ़ाता हूँ मैं आप लोगों को, उसका पर्पज ये होता है ताकि आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग बेटर बने। तुमको देखो यार, ये बात ये है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, हर आदमी तो सर जज बनेगा नहीं, ये तो मुझे भी पता है। मेहनत करोगे तो जज बनोगे, और थोड़ा सा भी तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दिया। 100 फैक्टर्स होते हैं किसी को जज बनाने में, बहुत सारे फैक्टर्स है सर। मेंस में तबियत खराब हो गई किसी बच्चे की, तो उसकी क्या गलती? पूरे 2 साल तो मेहनत करी ना उसने। एक स्टूडेंट थे अपने, उनको निमोनिया हो गया था, निमोनिया या फिर चिकनगुनिया टाइप ऐसा कुछ हो गया था उन्हें, जो अभी मेंस के टाइम पे। और वो फोन पे मैंने बात करी तो शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब उसका भाग्य है वो, उसको तो मैं तो नहीं बदल सकता ना। भाई पढ़ो ऐसे कि जीवन में कुछ सफल बनो, सार्थक हो पढ़ाई। फिर से सारे बाल बढ़ गए यार, बाल कटवाना है। ठीक है सर, पहले मैं क्या कभी भी बाल कटवा लेता था, जब से वो प्रेमानंद महाराज जी की एक रील देखी है तब से उन्होंने बताया कि बाल इस दिन कटवाना चाहिए, उस दिन। अब मैं उस दिन का वेट करता हूँ। हाँ, उन्होंने बोला वेडनेसडे और फ्राइडे को कटवाओ। अब वेडनेसडे भी फ्री नहीं होता अपने लिए, और ना अपने लिए फ्राइडे फ्री होता। संडे मंडे का मना किया उन्होंने। प्लीज देखिए,
सेक्शन 10 देखिए एक बार, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्सिबल। देखिए इन्होंने पूरे सेक्शन को ही चेंज कर दिया है, ये पूरे सेक्शन को इन्होंने क्या कर दिया सर, चेंज कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है ना सर। सब्स्टिट्यूट करके एक नया सेक्शन इंसर्ट किया इन्होंने, और ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया इन्होंने 1/10/2018 से, मतलब जो अमेंडमेंट है एक्ट 18 वाला, उससे इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया इसको। अब यहाँ लिखा हुआ है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी, क्या लिखा हुआ है, शैल बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। मतलब ये क्या है सर, अपवाद है। कौन कौन से अपवाद है सर, 11, 2, 14 और 16। ये तो है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, मतलब ये तो है विधायिका द्वारा या विधायी द्वारा प्रदान किए गए अपवाद। दीज आर द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसके ज्यादा अपवाद हो नहीं सकते, नहीं नहीं, इससे अलग भी अपवाद हो सकते हैं, इससे अलग भी अपवाद हो सकते हैं, मतलब देयर आर फ्यू एक्सेप्शन जो इसके अलग भी जा सकते हैं। मतलब ये अपवाद ऐसे नहीं है कि भाई यही एक अपवाद है, इसके अलग भी अपवाद आपको प्रदान किए जा सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस जो कि इसमें दिए हुए हैं। तो 11, 2, 14, 16 ये बात तो इसमें की है, उसके अलावा क्या बात है वो समझेगा। देखिए ये जो प्रोविजन है इनको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अपवाद है, ये अपवाद तब लगते हैं जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई अपवाद नहीं बचता। अगर यहाँ पे अपवाद है तो फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है जो समझा रहा हूं मैं आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर सेक्शन 9 में अपवाद मिल जा रहा है आपको, बाकी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना सर, ग्राउंड अवेलेबल अंडर लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ था मैंने आपको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए। अगर वहां कोई अपवाद है, उन एक्ट के अंदर अपवाद है तो ठीक है, अगर वहां अपवाद नहीं मिलेगा तो जाओगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही आ जा रहे हो। ये बात क्लियर है? ये एक्सेप्शन से आप तब पूछते हो जब वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं मिलता। चलिए समझ में? क्योंकि देखिए सिन क्वा नन कंडीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, सिन क्वा नन मतलब आवश्यक शर्त क्या है, आवश्यक शर्त क्या है इस सेक्शन के लागू होने की, इस सेक्शन के लागू होने की आवश्यक शर्त है कि एक वैध संविदा होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सपोज इफ देयर इज नॉट if there is no valid contract, then how can the party enforce or can ask for specific performance of contract? क्योंकि देखिए ये बहुत स्पेशल तरह की एक रेमेडी है। कहाँ यूज होती है, एक छोटा सा एग्जांपल देके खत्म करता हूँ इसको, फिर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। जैसे मान लीजिए यू बुक्ड ए कार, आपने कार बुक करी है एंड दैट इज अ वेरी लिमिटेड एडिशन कार। होता ना सर कि लिमिटेड एडिशन कार बनती है। लिमिटेड एडिशन का मतलब होता है कि भाई कोई कंपनी है जिसकी 25वीं एनिवर्सरी है और उसने सिर्फ 100 कार बनाई है। कितनी कार बनाई है? दिस इज द लिमिटेड एडिशन कार। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने शोरूम वाले से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपका हो गया सर एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स। गुड्स चाहिए सर, गुड्स मतलब, गुड्स का मतलब कोई भी चीज जो मूवेबल है, कोई भी चीज जो जंगम संपत्ति है, वो गुड्स में आ रही है सर। सेल ऑफ गुड्स लग रहा है। आपने एग्रीमेंट तो सेल कर लिया कि भाई मेरे को एक कार मिलनी चाहिए, 100 कार बनी, लिमिटेड एडिशन है, इसको तो मैं ही खरीदूंगा। ठीक है ना सर, आपके और शोरूम वाले के मध्य ये एक एग्रीमेंट हो गया है। कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है कि जो लिमिटेड एडिशन कार है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो थी 1 करोड़, लेकिन एक दूसरी पार्टी ने 1.25 करोड़ देके इस कार को खरीद लिया आप, और उसने शोरूम वाले ने बोल दिया कि सर कंपनी ने गलत मैन्युफैक्चरिंग कर दी, मैं आपको वापस आपके पैसे रिटर्न कर देता हूँ। बट यू नीड दैट पर्टिकुलर कार ओनली। आपको क्या चाहिए सर? सिर्फ वही कार चाहिए, क्योंकि टेक्निकली तो एग्रीमेंट हो चुका है ना सर। अब आप कहोगे सर एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है। देखो सर सिंपल सी बात है, वो एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर इसमें कोई गलत काम करने के लिए थोड़ी एग्रीमेंट किया है, सही काम करने के लिए एग्रीमेंट किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट ही है। मैं तो उसका बेसिक रूप बोल रहा हूँ। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ कि कहाँ रहते हो, सर मानसरोवर में रहता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम जयपुर में रहते हो तो गलत होगा क्या? वैसे ही है, मैं बोल रहा हूँ एग्रीमेंट तो सेल किया है, तो कहने का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं सर। तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेमेडी आपको दे रही है जस्ट ओनली विद लिमिटेड टू 73 सेक्शन। ठीक ना सर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो आप, संविदा के भंग होने में जा रहे हो, लेकिन हमें वहां पे नहीं जाना है। हमें चाहिए कार। हमें क्या चाहिए भाई? हो सकता है ना कि मैं कार एंथुसियास्टिक हूँ, मुझे कार बहुत पसंद हो, और मैं इसका कब से वेट कर रहा था कि मेरे को लिमिटेड एडिशन कार मिलेगी। लिमिटेड एडिशन कार के साथ में सीन ये होता है कि अगर बहुत ही महंगी कंपनी की आपने लग्जरी कार लिया है, लग्जरी ब्रांड लिया है, तो उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है।
तुमने देखा होगा लोग 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं, आती ना कि 4 करोड़ की घड़ी पहनते कि हनी सिंह अभी हाथ में, ये पूरा तब एक अखबार में आया हुआ था, अखबार आता ना उसमें लिखा था हनी सिंह देखे 4 करोड़ की घड़ी में खाना खाते हुए चौकी ढाणी पर। तो मूर्ख है 4 करोड़ की घड़ी खरीदेगा? बट दे आर वेरी लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन मतलब जैसे वर्ल्ड में 10 ही पीस बने हैं, आज के 50 साल बाद बेचेंगे कि देखो उस टाइम 10 ही सेट थे और 10 में से ये एक सेट है। अमीर लोगों के शो कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए अब लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाई। लियोनार्डो दा विंची ने क्या बनाई? मोनालिसा। मोनालिसा उसी की बनी हुई पेंटिंग है। अब मोनालिसा है तो एक ही ना, उसकी मांग क्यों है इतनी? क्योंकि वो एक ही है। अगर ये अगर 100, 200, 500 होती तो कोई मांग करती है उस पर? उस पेंटिंग को किसी कूड़े कूड़े में पड़ी थी वो पेंटिंग, वास्तविकता ही है। उसको एक आर्ट गैलरी वाले ने आइडेंटिफाई किया और उसमें नाम देखा लियोनार्डो दा विंची, तब जाके मालूम पड़ा कि भाई ये तो बहुत ही महंगी पेंटिंग है। 18वीं शताब्दी में ये पेंटिंग मिली, उसके पहले तो ये पेंटिंग ऐसे पड़ी थी, किसी को पता नहीं था कि इतनी महंगी पेंटिंग है। बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये है कि चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है एक टाइम बाद। अब सर कौन, मेरे को कार ही चाहिए वही, ठीक है ना, तो मैं आऊंगा यहाँ पर एसआरए में सूट फाइल करूंगा सेक्शन 10 का। अब सेक्शन 10 2018 के पहले क्या था? 2018 के पहले सेक्शन 10 की स्थिति ये थी कि यहाँ पर मे शब्द हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मे का मतलब होता है कि किया जा सकता है या फिर कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है सर? संविधा का विनिर्देश पालन करवा सकता है, किया जा सकता है, ऐसा कुछ था। लेकिन अब यहाँ पर जो शब्द किया है वो किया जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाता है सर कि अब मैंडेटरी है। अब 2018 के बाद में इसको कर दिया है, इस मे को काट के कर दिया है शेल, और इस शेल का मतलब है कि अब बहुत स्पेसिफिक हो गया है, अब इसको करवाना ही पड़ेगा। ये मे का मतलब होता है डिस्क्रिशन और शेल का मतलब होता है मैंडेटरी। किया जा सकेगा मतलब होता है न्यायालय का विवेकाधिकार है, और करवाया जाएगा का मतलब होता है कि मैंडेटरी है, करवाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई सर? अपवाद दिए हुए 11(2)(14)(16), 11(2)(14)(16, सिंपल सी बात है ना सर। आइए ये नहीं है कि भाई सेक्शन 10 जो है वो सिर्फ मूवेबल पर ही लगता है, ये सर इमूवेबल मूवेबल दोनों पर लगता है, या किसी थर्ड चीज में भी लगता है। प्रॉपर्टी के जितने भी राइट्स हैं उस पर लगता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी लगता है, सब पे लगता है। मतलब सिंपल सी बात है, जिस जिस चीज के लिए भी संविदा हो सकती है उसके ऊपर लगता है। चाहे पढ़ाने के ऊपर संविदा हो, चाहे मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड करूंगा इसकी संविदा हो, सब पर क्या लगेगा? सब पर सेक्शन 10 लगेगा। कुछ अपवाद है जिनको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बट राइट नाउ, ठीक है ना सर? लिखिए, एक सवाल लिखिए, whether the 2018 amendment is prospective in nature, whether the 2018 amendment is retrospective in nature, whether the 2018 amendment is retrospective in nature। क्या क्या 2018 2018 का संशोधन, क्या 2018 का संशोधन का प्रभाव, क्या 2018 संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी होगा? भूतलक्षी होगा, भूतलक्षी होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सर देखिए ये अमेंडमेंट आता है 1 अक्टूबर 2018 को, तो कहने का मतलब है कि जो जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2018 के पहले हुए हैं, क्या उस पर भी सेक्शन 10 का प्रभाव होगा? क्या मान लीजिए कोई एग्रीमेंट होता है 30 जून 2018 को, या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है 30 जून 2018 को, क्या उस पर भी लगेगा? क्या वो भी मैंडेटरी है करवाना? क्या उसके ऊपर भी 2018 का प्रभाव होगा? कहने का मतलब ये है, ठीक है ना सर? सवाल ये है क्या उस पर भी उसका प्रभाव होगा? बात समझ में आई सर? कि हमें देखना है क्या उस पर भी प्रभाव होगा या नहीं होगा। बात समझ में आई सर? तो इसी को डिस्कस करते हैं और इसी को देखते हैं कि प्रभाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है सर? लिखिए, लिखिए, द क्लेरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स are retrospective in nature. The clarifactory amendments are retrospective in nature. The clarifactory amendments are retrospective in nature. Retrospective in nature. लिखिए, ऐसे संशोधन ऐसे संशोधन जो प्रावधान को विस्तृत रूप से समझाने के लिए लाए गए हैं, ऐसे संशोधन जो प्रावधान को
विस्तृत रूप से समझाने के लिए लाए गए हैं, विस्तृत रूप से समझाने के लिए लाए गए हैं, उनका प्रभाव, उनका प्रभाव, उनका प्रभाव, उनका प्रभाव क्या होता है सर? भूतलक्षी होता है। बट 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 if the amendment is in the nature of remedial form, but if the amendment is in the nature of remedial form, but if the amendment is in the nature of remedial form, परंतु यदि परंतु यदि परंतु यदि परंतु यदि संशोधन की प्रकृति परंतु यदि संशोधन की प्रकृति अनुतोष प्रदान करने वाली है, अनुतोष प्रदान करने वाली है, तो उसका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा, तो उसका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा, उसका प्रभाव क्या होगा सर? भविष्यलक्षी होगा। अब सर मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल लिखवा दिया कि अगर समझाने के लिए लेके आए हो तो आप पीछे से काउंट करो, लेकिन ये तो सर एसआरए क्या है? एक रेमेडियल लॉ है। एसआरए क्या है सर? रेमेडी प्रोवाइड करता है, अनुतोष प्रदान करता है। इसी बात को तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो नेचर होगा वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, क्या होगा? प्रोस्पेक्टिव होगा। मतलब ये भूतलक्षी नहीं है, क्या है ये? भविष्यलक्षी है, क्योंकि सर ये एक तरह से अनुतोष प्रदान करने के लिए लाया गया है। अनुतोष प्रदान करने के लिए लाया गया है क्या मतलब कि सर पर्पस क्या है सारे का? और सेक्शन 10 का भी क्या पर्पस है कि पार्टीज को रिलीफ दे, रेमेडी दे। इसी बात को लिखा है, इसी बात को 2023 में जजमेंट आया, जजमेंट का नाम लिखिए, इस बार आएगा एग्जाम के अंदर, जजमेंट का नाम लिखिए। हाँ लिखा तो सही ना कि रेमेडियल इन नेचर, क्या लिखवाया मैंने? रेमेडियल, therefore लिखिए, therefore it is prospective in nature, therefore it is prospective in nature, therefore it is prospective in nature। केस का नाम लिखिए, 2 जजमेंट्स आए सर इसके रिगार्डिंग में ना। अब मेरे जो रिसेंट जजमेंट आया 2023 वाला, 2018 वाला जजमेंट भी था, वो था सुशील कुमार अग्रवाल और मीनाक्षी साधु के बाद में एक और जजमेंट आ गया है 2023 में। जजमेंट का नाम लिखिए, कट्टा सुजाता रेड्डी वर्सेस सिद्धम शेट्टी इंफ्रा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड 2023 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। लिखिए प्लीज, लिखिए, द अमेंडेड सेक्शन 10 is prospective in nature, धारा 10 की प्रकृति, एक भविष्यलक्षी अनुतोष प्रदान करती है, अतः इसका प्रभाव भविष्यलक्षी रूप में होगा, अतः संशोधन का प्रभाव भविष्यलक्षी होगा, भविष्यलक्षी होगा। पहले क्या था सर? एक और बात समझिए, 2018 के पहले ऐसा होता था। देखिए मैं आपको पुराना लोग क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाओ बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। पहले ऐसा था सर, सुनिएगा, 2010 जो है मतलब सेक्शन 10 2018 के पहले सेक्शन 10 तो होता ही था, मतलब यहाँ तो मैं शब्द यूज हुआ ही है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके साथ में एक सेक्शन 20 भी हुआ करता था पहले। अब किसी के पास पुराना बैरेक्ट है और उसमें अगर दिया हुआ है सेक्शन 20, या फिर किसी का कोई लेटेस्ट ऐसा बैरेक्ट है यूनिवर्सल टाइप, तो उसमें नीचे दिया हुआ है व्हाट वाज द ओल्ड सेक्शन 20। ये भी एक डिस्क्रिप्शन हुआ करता था कोर्ट का। मतलब अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर आपको संविदा का विधिनियम पालन करवाना है, तो पहले सेक्शन 10 में जाओ और फिर सेक्शन 20 की भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पहले डबल डिस्क्रिप्शन था। तो 2018 अमेंडमेंट से क्या किया, इस 20 को पूरे को हटा के इसकी जगह कोई नया सेक्शन ही ले आए ये लोग। 20 को हटा ही दिया, साफ ही कर दिया कि 20 में जाने का ही नहीं। अब 20 को डिलीट कर दिया, 20 की जगह कोई नया सेक्शन आ गया, 20 अब पुराना वाला है ही नहीं।
जो पुराना वाला 20 था सर, पुराना वाला 20 ऐसे बोलता था कि देखिए, पुराना वाला ऐसा होता था कि उसमें हार्डशिप की बात करता था, और उसमें पुराने वाले सेक्शंस में, मैं आपको दिखाऊं पुराना वाला सेक्शन क्या बोलता था। गूगल पे करना पड़ेगा, गूगल पे देखो होगा तो सब कुछ ही ना। देखिए थोड़ा सा हम जो अप्रोच लेके चलते हैं, इट इज नॉट ए वेरी टिमिड अप्रोच। ये अप्रोच जैसे समय लगेगा लेकिन रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करोगे तो। अब तक सवाल नहीं आया, लेकिन कल को सवाल अगर आ जाए कि 2020 का इम्पैक्ट क्या है, 2020 मिलता है तो देख लेते हैं, ठीक है ना सर। ये था, बस पढ़ लीजिए इसको एक बार, बस मैं ज़्यादा वो नहीं करूंगा, आप एक बार देख लीजिए क्या था सर। वो ओल्ड सेक्शन 20 ऑफ ओल्ड एक्सप्रेस रिलीफ एक्ट primarily dealt with the discretionary nature of specific performance. It stated that court had the discretion to grant specific performance and was not bound to do merely because it was lawful. मतलब जरूरी नहीं कि बस वो लॉफुल है इसलिए कोर्ट बाउंड है करने के लिए, कोर्ट चाहे तो मना भी कर सकता था, लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है ना। दिस meant while specific performance was a potential remedy, the court could choose not to grant based on various factors such as fairness, hardship and other consideration. हार्डशिप का मतलब होता है कि भैया अगर सेब के बागान में, आपके अगर सेब के बागान में भूस्खलन हो गया है, अगर लैंडस्लाइड हो गया है, आपके एप्पल के तो जो थे सब गए, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि भाई, तो आप कहीं अब ये पार्टी पहले बोलती थी कि सर हार्डशिप है मैं अब दे नहीं सकता, लेकिन अब कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट बोलती है कि तू नहीं दे सकता तो कहीं और से खरीद के लेके आ। अब कोर्ट क्या बोलती है, अगर पार्टी ये प्रूव करती है कि भाई मेरे को हार्डशिप है, हार्डशिप का मतलब होता है कि मेरे को कठिनाई है, अब मैं कर नहीं सकता उस चीज को, समझ में आई, तो किसी और से करवा। जैसे एक टीचर है, टच वुड में अपना नाम नहीं ले रहा, मान लीजिए एक टीचर है, वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सम, बीमार हो गया कुछ ऐसा, तो फिर अब बच्चे चले गए वहां पर, तो वो तो एक पर्सनल क्वालिफिकेशन केस है, किसका केस है, वो तो व्यक्तिगत निहरताओं वाला मामला है, वहां तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट उनको ये भी तो बोल सकता ना कि आप किसी और से पढ़वाइए या फिर कॉम्पनसेशन दीजिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है ना सर। इफ समवन वांट टू गो टू भरतपुर, जॉइन द मैम। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पॉइंट्स आल्सो, मतलब ऐसा था कि पहले कोई पार्टी कहती थी ना, तो मतलब सेक्शन 10 का तो डिस्कशन था ही, उसके साथ में सेक्शन 20 का भी डिस्कशन था। अभी सेक्शन 20 पुराना वाला कहाँ मिलेगा, मैं खोलूंगा तो इसके आई एम नॉट ह्यूमन में माथा खाएगा, किसमें माथा खाएगा सर ये मेरा, ये तो नया वाला है, दिस इज अ न्यू न्यू प्रोविजन। अब पुराना वाला जो है इसमें नॉट ह्यूमन करके माथा खाता है मेरा, अरे वाह नहीं खाया मेरा माथा इन्होंने, वरना आई एम नॉट ए ह्यूमन पे मेरे 4 बार क्लिक होते हैं। प्लीज एक बार देख लीजिए, देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं इन सब में, ठीक है ना सर। ये पुराना वाला और सेक्शन 20 है, ठीक है ना सर। इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन था कोर्ट को, अगर कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता था ना, तो सेक्शन 20 को पूरा कोई हटा के एक नया प्रावधान ये लोग लेके आए, उसको इन्होंने बोला सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का प्रतिस्थापित पालना, संविदा की प्रतिस्थापित पालना, ये लोग एक नया प्रावधान लेके आए, और इसी नए प्रावधान को दे हैव आस्क्ड दिस टाइम इन मेंस। मतलब अगर आप कोई मुझसे पूछता मेंस के पहले सर क्या आएगा, तो मैं उनको बोल देता कि ये आएगा। तो क्यों आएगा, क्योंकि उसका एक वजह, उसका एक वजू है, वो उसका क्या है, एक वजह है कि उसको पूछा जाए। बात समझ में आती सर, ये प्रोविजंस किस तरह से काम करते, तो मतलब कहने का मतलब है पहले सेक्शन 10 का तो डिस्कशन था ही पहले, अर्लियर देयर वाज अ डिस्कशन ऑफ सेक्शन 10, देयर वाज अ डिस्कशन इन सेक्शन 20 आल्सो। तो कोर्ट के पास में डबल डिस्क्रिप्शन था, न्यायालय के पास में दोहरा विवेक अधिकार था। अब ये इन सबसे होता क्या चीज था ना सर, कि देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दिक्कत है। आज मैं एक इमेज देख रहा था ट्विटर पे या किसी पे, उसमें ऐसा था, उसमें वो एक आदमी ने राइस आटा चक्की मिल खोली होगी, तो उसको 10 तरह के लाइसेंस लेने पड़े, तो उसने क्या किया, दुकान के बाहर ऐसे करके सब जो भी लाइसेंस चाहिए होते हैं ना, म्यूनसिपालिटी का, एफसीसीआई का, एफएसएसआई का, सारे, तो उसने सब ऐसे करके टाग रखे हैं, ऐसे करके सारे एक साथ उसने 10 तरह के अलग अलग लाइसेंस लिए हैं, ठीक है ना सर, फायर विभाग से सबसे, और ऐसे करके टाग के उसका फोटो खींच रखा है, वो बोलता है इट इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ऐसे करके लिखा है उसने। तो भारत में बिजनेस करना इतना आसान है, ईज ऑफ डूइंग ही तो है। 10-10 तरह के लाइसेंस तुमको लेने पड़ते हैं काम करने के लिए, छोटे से के लिए, क्यों करेगा आदमी काम।
हमारे देश की समस्या पता है बेरोजगारी नहीं है, हमारे देश की समस्या है कि बिजनेस करने में दिक्कत आती है लोगों को। बात समझ में नहीं सर? अब वही हम अपना पड़ोसी स्टेट देखते हैं गुजरात, उनको सरकारी नौकरी की परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, लगे तो बढ़िया ना लगे तो बढ़िया बिजनेस करेंगे, कि गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम ऐसा बना दिया है कि बिजनेस फ्रेंडली है, कुछ भी बिजनेस कर लो, सब में फायदा है। हमें यहाँ तो शर्म करते हैं बिजनेस करने में। सर हमारे समाज के साथ क्या दिक्कत है मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है सर, तुम जब तुम्हारी उम्र में थे 2007, 8, 9, 10, तुम तो पता नहीं क्या बच्चे होंगे उस टाइम पर, मैं अपनी उम्र की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम पेपर आउट हुआ करते थे, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 10वीं 12वीं के पेपर आउट हुआ करते थे, सारे पेपर आउट हुआ करते थे उस टाइम पे। समझना बात एक बार और ध्यान से सुनना। वो एक ऐसा समय था जब सारे पेपर आउट हुआ करते थे, क्योंकि समाज के लिए आदर्श क्या चीज थी उस टाइम, समाज के लिए आदर्श चीज हुआ करती थी 10वीं 12वीं के एग्जाम। 10th में अच्छी परसेंटेज बना लेगा, 12th में अच्छी, तो समाज के लिए नौकरी से ज्यादा मैटर करती थी 10, 12 की परसेंटेज, उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए। जब इन्होंने 10, 12 का स्टैंडर्ड खराब किया और सबको अच्छी परसेंटेज देना स्टार्ट किया, तो समाज के लिए एक नया सरोकार बना नौकरी। आज देखो थर्ड क्लास नौकरी भी, लिपिक की नौकरी से लेकर हाईकोर्ट स्टेनो की नौकरी से लेकर एक थर्ड ग्रेड मास्टर की नौकरी से लेकर सारी नौकरियों में चीटिंग हो रही है। हो रही थी पहले तो, अब तो अभी तो उन्होंने आरपीए लगाए, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो लगाया अनफेयर प्रिवेंशन वाला, उससे थोड़ा सा कम हो गई और खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट। और खो भी थी तो इस सरकार में तो पता नहीं लगेगी, ये पता कब लगेगी? अगले सरकार में। तो टेक्निकली बात ये होती है कि सर सरकार कुछ भी कर ले, समाज की सोच अगर नौकरी है तो तुम उस समाज के जाल में फंस रहे हो। और इस संस्था का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य ये है कि कल को नौकरी भी नहीं लगोगी तो तुम्हें इतना काबिल बना दूंगा कि तुम अपना 2 पैसा कमा के खा लोगे इस लॉ के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से। इज्जत होगी, थोड़े टाइम में वकालत भी चल पड़ेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारने दूंगा। बात समझ में आ गई सर? चलिए मैं थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें। सेक्शन 10 में एक लाइन लिख लीजिए, सेक्शन 10 में एक लाइन लिख लीजिए प्लीज। बैरेक्ट को नोट कर लेना यार, और क्या लिखा हूं मैं इसमें। हाँ प्लीज राइट डाउन द बैरेक्ट इन दैट प्रोविजन, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, 2 लाइन का तो सेक्शन है। ठीक है ना सर? प्लीज इसमें बैरेक्ट को नोट कर लीजिएगा, हेडिंग डालिए आप लोग, सेक्शन 10 के लिए जगह छोड़ दी, दैट इज वेरी मच सफिशिएंट। या सेक्शन 10 अभी मैं नहीं पढ़ा रहा, सेक्शन 10 बाद में पढ़ाऊंगा। जब सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा तो 14, 11, 2, 14, 16 भी साथ में पढ़ा दूंगा। अभी सेक्शन 10 नहीं पढ़ा रहा, आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 20। अब ये नया सेक्शन है, मैंने आपको बताया ना सर कि पुराने सेक्शन को हटा के कौन सा सेक्शन लगा दिया है, सेक्शन 20। और यही आया आरजेएस के इस बार मेंस 2024 में आया है। स्टूडेंट कॉपी लेके आते हैं संस्था पे और बोलते हैं कि सर देखो कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे। तो मैं कॉपी में जब इस सवाल को देखता हूँ तो कहते हैं सर ये तो मैंने पूरा पूरा बैरेट का ही लिखा है, फिर मेरे नंबर क्यों कटे हैं? मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं लिखी है, वो क्या है? वो क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको। बच्चे देखो बहुत बारीक बारीक मिस्टेक करते हैं, तुम लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाइए सेक्शन 20 में। ठीक है ना सर? ये 2020 में पूरा ऐड हुआ है, पहले था नहीं ये प्रोविजन, ये प्रोविजन पहले था नहीं। अब होता क्या चीज है सर, इसको समझिए, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, संविदा का प्रतिस्थापित पालना होती क्या है। 2 मिनट देखिए सर प्लीज। ऐसे मान लीजिए मैंने एक मशीनरी की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ सर? मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, सपोज देयर इज ए ह्यूज फैक्ट्री ऑफ मी, मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में एक पार्ट ऐसा है जिसके बिना, एक मशीन का पार्ट ऐसा है जिसके बिना मशीन रुक गई है और मशीन की फंक्शनरी पूरी तरह से रुक चुकी है। मशीन जो है वो उसका एक टेक्निकल एक छोटा सा पार्ट है, उसको ठीक करवाना पड़ेगा तभी पूरी मशीन में काम होगा। अब क्या होगा कि कभी भी कोई मशीन खराब होती है फैक्ट्री के अंदर तो उससे पूरा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है, पूरा प्रोडक्शन उससे इम्पैक्ट होता है। तो मान लीजिए मेरा ये आज की क्या तारीख है, 17 ना, तो 17 अप्रैल को मैं गया, ऑन 17 अप्रैल आई वेंट टू बी। बी कौन था सर? इसको रिपेयर करने वाला था। इसके पास गया कि देख कितना टाइम में सही होगी, कितने टाइम में सही होगी। ही सेड टू मी कि देखो सर इसको सही अगर करवाना है आपको तो मुझे 1 महीना दीजिए। कितना महीना दीजिए? 1 महीना। दिल्ली या बॉम्बे से पार्ट मंगाऊंगा फिर चेंज करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 17 मई।
2025 तक इसको तू ठीक करके दे देना। मैंने इसको पार्ट जो मशीन का था वो इसको डिलीवर करवा दिया, ठीक है। 17 मई से निकल कर आ गई है 17 सितंबर, लेकिन वो न मशीन ठीक हुई ना पार्ट ठीक हुई। मेरी फैक्ट्री में काम बंद हो गया है लगभग 4 महीने से, ऑलमोस्ट 3-4 महीने से मेरी फैक्ट्री में 1% काम नहीं हुआ है। नुकसान पे नुकसान मेरा हुआ जा रहा है मेरे को। अब मेरे साथ क्या दिक्कत है कि या तो मैं सितंबर तक, अब वो तो बोल रहा है कि सर करके दूंगा, वो बोल रहा है सर चाइना से माल आने वाला था, टेरिफ टेरिफ लगा दिया ट्रंप ने तो चाइना से माल नहीं आ रहा। तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई टेरिफ तो यूएस के ऊपर लगाया है, यूएस चाइना ट्रेड करते हैं तो है टेरिफ, इंडिया पे थोड़ी इंडिया ने थोड़ी टेरिफ लगाया चाइना के माल पे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा। तो वैसे करके बहानेबाजी कर रहा है और मैं उसको कह रहा हूँ कि देख यार अब मैं क्या करूँ। मेरे पास एक ऑप्शन खुला है, ऑप्शन क्या खुला है कि मैं जाऊंगा किसके पास, मैं दूंगा इसको नोटिस, किसको दूंगा, उसको नोटिस सर्व करूंगा, उसको बोलूंगा देख भाई 1 महीने या तो काम कर ले। मेरे को क्या बोलूंगा सर, नोटिस देके कि देख भाई नोटिस दे रहा हूँ, इतना समय आपके पास में, आप चाहो परफॉर्म करो, अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे, इफ यू नॉट परफॉर्म द सेम थिंग, अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे मैं उसको 30 दिन का नोटिस दूंगा और 30 दिन के नोटिस के बाद बोलूंगा कि अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं परफॉर्म कराऊंगा किसी थर्ड पार्टी से, और फिर थर्ड पार्टी का जो पैसा होगा ना ये भी मैं आप ही से वसूलूंगा। बात समझ में आई। इसलिए वो बोला सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सिन क्वा नॉन कंडीशन क्या है, सबसे आवश्यक शर्त क्या है, आप इसमें जाओ। इसकी आवश्यक शर्त, सबसे आवश्यक शर्त ये है कि देखिए एक संविदा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक संविदा होनी चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें अंडरलाइन कीजिए। 20 में एक शब्द दिख रहा होगा आपको, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, दिख रहा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, लिखा हुआ है हिंदी में। देखिए संविदा किसी पक्ष के वचन का पालन नहीं करने के कारण टूट जाती है। तो पहले सबसे पहली बात क्या है सर, एक संविदा होनी चाहिए। अरे संविदा होगी तभी तो टूटेगी। पार्टी ने बोल दिया कि सर कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था हमारे बीच में। ये जो फैक्ट्स मैंने आपको लिखा है ये सेम तथ्य है, ये सेम तथ्य है, ये सेम फैक्ट्स है हेडली वर्सेस पैक्सेंडल के। वहां तो कोर्ट ने बोला था कि अगर जनरल सर्कमस्टांसेस है, अगर मान लीजिए सामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति में आप प्रति कर दो सामान्य। अगर आपने बताया था स्पेशली देखिए प्रोडक्ट ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फैक्ट्री का काम रुका हुआ है तो प्लीज इसको जल्दी जल्दी सही करा। अगर आपने बताया था स्पेशल कंडीशंस में, तो कोई बच्चा मेरे पास आए कि सर देखो मेरी उम्र हो गई है 38, क्या हो गई है 38, कोई मेल है मान लीजिए, फीमेल नहीं कोई मेल है, बोलता है सर मेरी एज हो गई है 38 और मैं हूँ एक्स रिटायर्ड, रिटायर्ड कौन क्या बोलते हैं उसको, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, जो इनका एक अलग से होता है ना कोटा। सर मैं हूँ एक्स सर्विसमैन का कोटे से, सर मेरी उम्र हो गई 38। एक सर्विसमैन को 45 मिल जाती है ना शायद, लेकिन मान लीजिए हम रफली एड है कि 40 ही एज है उसकी, 40 ही उसको 40 तक के बाद वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आया 38 की एज में, 38 का था कि सर मैं आपके पास पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सर मैंने बोला कोर्स कितने, उसने बोला कोर्स कितने का, मैंने बोला 15 महीने का। उसने बोला सर देखो मैं 38 हूँ, 40 के होने के पहले मेरे को एक अटेम्प्ट दिलवा दोगे क्या, मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए 40 के पहले। तो मैंने बोला सर 15 महीने के बाद, 15 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे, मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा। अब वो एक्स सर्विसमैन से मैंने वादा कर लिया है, बात समझ में आई सर। अगर मान लीजिए उसको लग रहा है कि भाई यहाँ तो सब्जेक्ट ही पूरा नहीं हो रहा है, हाँ 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, हो सकता है ना कोई ऐसी कोचिंग हो 2.5 साल में कितने सब्जेक्ट पढ़ाए आपको, 3 सब्जेक्ट, वो भी पूरे पूरे अधूरे अधूरे, है ना। ऐसी कोचिंग भी है जयपुर में बहुत सारी। तो अब मान लीजिए 2.5 साल में इतना सा पढ़ा है, वो भी आधा अधूरा पूरा करके नहीं पढ़ा है, तो वो आदमी जाएगा जाएगा कहीं और पे, वो बोलेगा कि भाई देख मैं वहां जा रहा हूँ तो सब्जेक्ट करा दे, 1 महीने का नोटिस दे रहा हूँ, नहीं किया तो फिर मैं थर्ड पार्टी से पढ़ूंगा। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है ना तुम्हारे बीच में। अरे कोई कोचिंग वाला पढ़ा नहीं रहा आपको, जा सकते हो ना फिर, 1 महीने का नोटिस दो कि नहीं पढ़ाओगे तो मैं किसी और से कराऊंगा और फीस जो है वहां लगेगी मेरी, वो तुमसे लूंगा। पार्टी करती नहीं है ऐसा, बच्चे क्या नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उनको लगता है कि छोड़ो यार कौन पंगे ले। नहीं बात समझ में आ रही है। मेरे देखो कुछ कोचिंग से मेरा कोई वास्ता नहीं, सरोकार नहीं, लेकिन कुछ कोचिंग्स हैं, किसी बारे में क्या कमेंटबाजी करूं मैं, समझने वाले को इशारा काफी है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही ना, जरूरी है कि हर चीज रिटर्न ही हो, कहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा तो ही लगेगा, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी तो होते ना, आपने फीस जमा कराई है, फीस की रिसिप्ट होगी, सब कुछ तो है ही ना, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो चाहे तो पक्षकार ले ले और क्या,
तुम नहीं पढ़ाओगे, मान लीजिए पार्टी बोलती है कि ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? सामने वाली पार्टी क्या डिफेंस लेगी कि यार देखो इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, संविदा का संविदा का संविदा का विंदिस पालन नहीं हो सकता, और संविदा का विंदिस पालन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाली पार्टी ने क्या किया है सर, वो एक व्यक्तिगत अर्हता मतलब पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर आधारित है। यही बोलेगी कि देखो यार वो एक टीचर है, उसको आप नहीं बोल सकते, तो फिर कॉम्पनसेशन दे। समझ में आ रही है हाउ डज द थिंग वर्क्स? तो देयर आर द सिंपलेस्ट प्रोविजंस टू इट, मतलब ये तो बहुत आसान से प्रावधान है। ये सवाल को क्यों पूछा गया, मैं आपको एक एक शब्द को तोड़ के दिखाऊंगा अभी। डायरेक्ट आप डायरेक्ट निकाल लीजिए प्लीज, डायरेक्ट पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंटेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका मतलब क्या है विदाउट प्रीजुडिस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है विदाउट प्रीजुडिस? मतलब इसका मतलब क्या होता है, समझिए मुझे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर पार्टी ने पहले ही बोल दिया है लिख के कि भाई हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, हम संविदा का प्रतिस्थापित पालना के लिए नहीं जाएंगे, पहले ही संविदा ने अगर लिख दिया है, मान लीजिए दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट वी विल नॉट गो फॉर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं पहले से लिख के दे देता हूं कि हम सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? हाँ, फिर वो नहीं जाएगा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसी चीज है कि इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन से हर चीज को कवर कर सकते हो। याद करो कल मैंने आपको एविडेंस पढ़ाया था रात वाली क्लास में, मतलब इवनिंग वाली क्लास में जो हम लोग क्रेश कोर्स में समझ रहे थे, वहां मैंने आपको सेक्शन 23 पढ़ाया था, और 23 में मैंने क्या बताया था कि देखो एडमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं सिविल केसेस के अंदर, वैसे ही सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। पार्टीज अगर एग्री करती है कि हम लोगों में से कोई भी थर्ड पार्टी के पास परफॉर्म कराने नहीं जाएगा, तो फिर नहीं जाएगा। शुरुआत होती है शब्द की यहां से। मैं तुमको देखो रटने को नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि उसकी लैंग्वेज को समझना सीखो, समझोगे तो लिखोगे ना। फिर अभी तुमको समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो तुम क्या करोगे, फिर रट्टा मारोगे यहां से। समझ में आई? विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। हिंदी में अगर मैं इसको पढ़ के बताऊं, भारतीय संविधा अधिनियम में अंतर्विष उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसके सिवाय, ठीक है ना सर, एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन द पार्टीज। अगर पार्टीज एग्री हो गई है तो नहीं जाना है, फिर नहीं जाना है। फिर ये तो बात मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए इन, हाँ क्या पता कोई 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 पार्टी आपसे, कोई क्या हो सकता है ना, कोई ऐसी कंपनी हो जो कॉन्ट्रैक्ट करवा ले आपसे। आजकल कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन? उसके एक कॉन्ट्रैक्ट में छोटा सा क्लोज दिया हो कि पक्षकार प्रतिस्थापित पालना के लिए नहीं जाएगा, हो सकता है ना उसमें छोटा सा एक क्लोज दिया हो, क्या कर लोगे आप? व्हाट डू यू डू? यू कैन डू नथिंग ना, आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तुमको लगता है कि तुम कर सकते हो, नहीं, आप तुम कुछ नहीं कर सकते उस मामले में। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर संविदा के प्रावधानों पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस पर कोई भी नेगेटिव, कोई भी ऐसा इंपैक्ट ना पड़े जो कि प्रीजुडिस इफेक्ट हो, और पार्टीज अगर एग्री कर रही है तो। बात समझ में आई? ये दो एक है, इसके एक्सेप्शन है, ठीक है ना सर। आगे से पढ़िए, यहां से स्टार्ट होता है सेक्शन। ये सेक्शन स्टार्ट कहां से होता है? बच्चों की कॉपी दिखाऊंगा मेंस की। देखिए ये सब चीजें तो लिखते ही नहीं है बच्चे, विदाउट प्रेजुडिस जनरलिटी ऑफ, ये सब तो लिखता ही नहीं है स्टूडेंट मेंस की कॉपी में, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, इसका सार्थक अर्थ क्या है। अगर आप रेक्टिफिकेशन में जाओगे ना सर तो फंस जाओगे। लेकिन ये चीज लिखे बिना क्या आप कल्पना कर सकते हो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की? नहीं कर सकते ना, ये चीज तो लिखनी पड़ेगी आपको। रटोगे तो नहीं समझ में आएगा कि वहां लिखना क्या है, आपको एग्जैक्ट शब्द भी याद नहीं होंगे, लेकिन आपने समझा है, अगर समझ के प्रावधानों को पढ़ा है, तो आपको एग्जैक्ट शब्द भी पता है कि हाँ पार्टीज एग्री कर सकती है। कल को मान लीजिए कि तुम लॉ ऑफिसर बनते हो किसी भी बैंक के लिए या फिर किसी भी आदमी के लिए, तो तुम उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते वक्त एक तो ये वाला क्लोज डालोगे, नहीं नहीं डालोगे, अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम एक और क्लोज डालते हो। इसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं विस मेजोर। क्या बोलते हैं? विस मेजोर।
दो तरह के होते हैं सर, एक तो होता है एक्ट ऑफ गॉड, एक होता है एक्ट ऑफ पार्टीज। पढ़ाया होगा मैडम ने आपको, विस मेजोर पढ़ाया क्या, 56-32 के साथ में पढ़ाया हुआ है। अब उसमें होता क्या है ना सर, कोविड के टाइम पर एक्सिस बैंक, कोविड के समय पर एक्सिस बैंक ने क्या किया, कोविड के समय एक्सिस बैंक ने अपना लाखों करोड़ों का रेंट बचा लिया, क्योंकि उन्होंने एक एग्रीमेंट में एक क्लोज डाल रखा था, और वो क्लोज का नाम था विस मेजोर। जैसे फोर्स मेजोर तो एक्ट ऑफ गॉड होता है, एक होता है विस मेजोर। अब इसका मतलब क्या होता है सर, कि अगर उन्होंने क्लोज कर डाल रखा था कि अगर दंगा होता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, एंडेमिक आता है, पेंडेमिक आता है, या कोई भी महामारी आती है, इन सबको देखते हुए, इन सब अगर ये कभी भी भविष्य में आए, ये कभी भी भविष्य में अगर आते हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसको डिस्कस किया हुआ था। अगर ये सब हुआ और ये सब 2 महीने से ज्यादा कंटिन्यू रहता है, तो फिर आपको तीसरे महीने का रेंट जो है वो आधा मिलेगा। महामारी चली 9-10 महीने, पूरा लॉकडाउन था, ऑलमोस्ट पार्शियल लॉकडाउन या लॉकडाउन, तो उन्होंने 9-10 महीने का रेंट बचा लिया, जितने भी एक्सिस बैंक के ऑफिस है पूरे और इंडिया में, क्योंकि एग्रीमेंट में क्लोज था। तुम लोग भी डाल सकते हो, तुम अपनी काबिलियत से सीख रहे हो ना, हुनर है तुम्हारे पास। वैसे सर अगर सब्सिट्यूट परफॉर्मेंस सबका है कि आप ये नहीं करवा सकते, तो फिर नहीं करवा सकते, सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर कोई काम हो सकता है क्या? क्यों कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक पत्र की लकीर है? मतलब हम ऐसे कहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है मतलब, कॉन्ट्रैक्ट किया क्या मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज इस 4 कोने में लिखी है, ये कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है, ये इस कोने में जो लिख दिया ना आपने, इसी में पार्टीज काम करेगी बस, इसके बाहर नहीं जाएगी। तब तो कहते हैं कि रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, नहीं बोलते हैं भाई कुछ भी करने से पहले एक बार टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ ले। क्यों कहते हैं ऐसे? कि ये जो 4 कॉर्नर है इस पे पूरा काम करेगा। तो जो शब्द है तो उसको रटना मतलब क्या है, विदाउट प्रीजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन द पार्टीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज, है ना? ठीक है सर। तो सर एग्रीमेंट में यू कैन बार, एग्रीमेंट में ही आप क्या कर सकते हो, मना कर सकते हो। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या, यहां से स्टार्ट होता है आपका मेन पार्ट और मेन प्रोविजन को समझिएगा। सबसे पहले क्या चीज है सर, व्हेन द वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, यहां पर क्या हो गया सर, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन, तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, कि सर अरे उसके पहले कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, एक संविदा तो होनी चाहिए। तुम कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, ओके वी कैन अंडरस्टैंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन। द फर्स्ट थिंग इज देयर मस्ट बी ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वही नहीं है तो फिर कैसे होगा काम? Where the contract is broken due to the non-performance of the promise by any party, by any party। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, एनी पार्टी का मतलब क्या है, लिखा हुआ है ना एनी पार्टी। इसका एनी पार्टी का क्या मतलब है, इसका मतलब है सर कि ये रेमेडी प्लेंटिफ भी ले सकता है और डिफेंडेंट भी ले सकता है, ये सिर्फ प्लेंटिफ के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे लिखा है ना कोई भी पक्षकार, हिंदी में देखिए एक बार, ना संविदा किसी पक्षकार के वचन का पालन करने के कारण टूट जाती है। किसी पक्षकार, एक शब्द लिखा हुआ है हिंदी में किसी पक्षकार, किसी पक्षकार का मतलब क्या है कि इसमें वादी भी सम्मिलित है और प्रतिवादी भी सम्मिलित है, इट इंक्लूड द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट बोथ। तो वो पार्टी जो सफर कर रही है ब्रीच, वो पार्टी जो सफर कर रही है ब्रीच, सर ऐसा होता है। शादी भी क्या है, शादी भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, टेक्निकल बात तो ये है ना सर, आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट ही रह गए, क्योंकि सेक्रामेंट तो उसमें रहा नहीं 1973 अमेंडमेंट के बाद में, हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट में। अब क्या सर, जब कॉन्ट्रैक्ट आता है, जब पार्टी कह रही है कि भाई अब पार्टीज क्या हो गया, तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो मेरे बाद एक बार समझना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी हमेशा परेशान रहेगी, वैसे ही शादी में भी एक पार्टी हमेशा क्या रहती है, परेशान रहती है। जैसे उस आदमी, उस पार्टी ने सोचा कि अब मैं परेशान नहीं रहूंगी, उसी दिन होता है, उसी दिन हो जाता है डाइवोर्स, उसी दिन क्या हो जाता है। तो हर शादी को कोई ना कोई तो निभा रहा है, याद रखना, हर शादी को कोई ना कोई, जिस दिन आदमी निभाना छोड़ दिया ना, वो शादी टिकेगी भी नहीं, समझ नहीं। वैसे ही सर कॉन्ट्रैक्ट में भी एक पार्टी क्या कर रही है, निभा रही है, छोड़ो यार, लेट गो करते हैं। द पार्टी हु सफर्स ब्रीच शैल हैव ऑप्शन ऑफ द सब्सिट्यूटरी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ए थर्ड पार्टी। उसके पास क्या ऑप्शन है कि किसी थर्ड पार्टी से जाके क्या क्या करवा सके, सब्सिट्यूटरी परफॉर्मेंस करा सके, और बाय हिज ओन एजेंसी, वो चाहे तो अपनी एजेंसी से भी करा सकता है, ठीक है ना सर, खुद से भी करा सकता है और थर्ड पार्टी से भी करवा सकता है। एंड रिकवर द एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, ये जो शब्द है एक्चुअली इनकर्ड, इस पे ध्यान देना, एक्चुअली इनकर्ड का इस पे ध्यान देना। इसमें क्या है, एक्चुअली इनकर्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखिए,
हिंदी में देखिए, वास्तविक रूप से उपगत लिखा हुआ ना हिंदी में, वास्तविक रूप से उपगत, अंडरलाइन कीजिए, वास्तविक रूप से उपगत। वास्तविक रूप से उपगत का क्या मतलब है? वास्तविक रूप से उपगत का मतलब है, वास्तविक रूप से उपगत का क्या मतलब होता है ये समझिए। वास्तविक रूप से उपगत का मतलब ये होता है कि भर सर अगर 5 लाख रुपए लगे हैं, अगर 4,99,157 रुपए लगे हैं तो उतना ही पैसा लिया जाएगा। अब इसमें कॉम्पनसेशन को ऐड मत करना, बात समझ में आई? इसको कॉम्पनसेशन मत लेके आइएगा, उतना तो तुम्हें मिलेगा ही। स्पेंड सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, तो उसको जितना एक्चुअली इनकर्ड हुआ है या उसने इतना स्पेंड किया है, जो वास्तविक रूप से उपगत जो उसको खर्चा हुआ है वो उसको मिलेगा। तो क्लास लंबी होगी आज की, ठीक है ना? आज मैं ही पढ़ाऊंगा लगभग 2.5-3 घंटे, हम सारे ही पढ़ेंगे आज। नो सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस, दूसरा क्लोज में आइए, नो सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हू सफर्स ब्रीच हैज गिवन नोटिस इन राइटिंग। मतलब ऐसा है, ये कह रहा है सर ये सब प्रोसेस आप नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी से नहीं करा सकते, ना अपनी एजेंसी से करा सकते हो जब तक प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे। तो ऊपर तो दिया हुआ है राइट, क्या दिया हुआ है आपको? इधर दिया हुआ है प्रोसीजर, क्या दिया हुआ है सर? प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रक्रिया दी हुई कि कैसे करवाओगे। आप चाहते हो थर्ड पार्टी से करवा लो या खुद की एजेंसी से करा लो, लेकिन कराओगे कैसे, इसके बारे में प्रोसीजर दिया हुआ है। तो कह रहा है सर कोई भी सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं जब तक कि अंडरटेकर अनलेस द पार्टी हु सफर्स ब्रीच हैज गिवन ए नोटिस इन राइटिंग, मतलब उस पार्टी ने एक नोटिस नहीं दिया, जब तक राइटिंग में लिखित में एक आदेश नहीं दिया है तब तक तो होगा नहीं। और ये जो नोटिस होगा ये 30 दिन का होगा, और उसको बताओगे आप जो पार्टी ब्रीच में, उसको बोलोगे कि देखो, या तो देखो तुम इतने स्पेसिफिक टाइम में काम करवा दो, नहीं तो फिर मैं किसी थर्ड पार्टी से करवाऊंगा, आप फेल हो गए तो मैं थर्ड पार्टी से कराऊंगा या फिर खुद अपनी एजेंसी से काम कराऊंगा। बात समझ में आई? या तो तुम करवा लो 30 दिन में, 30 दिन में तुमने नहीं करके दिया तो मैं किसी थर्ड पार्टी से कराऊंगा और उसका खर्चा भी लूंगा। Provided that the party who suffers breach shall not entitled to recover expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or his agency। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझिए, इसका जो परंतु है इसको समझिए, एक बार मैं लिखवा दूंगा एक साथ, ठीक है ना? इसका परंतु समझिए कि इसका परंतु क्या बोल रहा है। देयर इज ए टर्म, इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेशन। क्या बोलते हैं? प्रत्याशा। क्या बोलते हैं? प्रत्याशा। अरे तुमको जाना था बाय बस हरिद्वार, कहाँ जाना था? बस से तुम्हें हरिद्वार जाना था, या फिर बस से हरिद्वार छोड़ो, तुमको ऐसा समझ लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी व्यापारी से, ठीक है ना? और कॉन्ट्रैक्ट किया था शिमला से मेरे को एप्पल मंगवाना है, चेरी मंगानी है ना, कीवी मंगानी है, या आपने फ्रूट्स मंगाने का ऑर्डर किया है। लेकिन जयपुर के व्यापारियों में आपका जो ग्रुप बना हुआ है, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बात चल रही है कि शिमला में बहुत बारिश हुई है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक है ना सर, और आपका माल डिलीवर नहीं हो पाएगा। आप उस शिमला वाले को फोन करते हो तो वो कहता है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास स्टॉक पड़ा है, उससे मैं भिजवा दूंगा। लेकिन डिले होगा थोड़ा क्योंकि रास्ते टूट गए हैं, फूट गए हैं। वो क्या कह रहा है? डिले होगा क्योंकि रास्ते भी खराब हो गए ना, तो जब तक रास्ते नहीं बन जाते, जब तक वापस रोड नहीं बन जाती या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं देखते, तो मैं सामान नहीं भिजवा पाऊंगा आपके पास। उसका ही कहना है, ठीक है ना सर? लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये कर नहीं पाएगा, तो कहने का मतलब ये सिर्फ आप एंटिसिपेशन में, सिर्फ आप इस प्रत्याशा में, प्रत्याशा का मतलब होता है कि आपने ये सोच लिया कि यार ये तो करवा नहीं पाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि थर्ड पार्टी से करा लेता हूँ और फिर देखूंगा। ऐसे नहीं सर, एंटिसिपेशन पे काम नहीं होगा। करवाना है थर्ड पार्टी से, नोटिस दो 1 महीने का। इफ यू वांट टू डू विद थर्ड पार्टी, आप किसी थर्ड पार्टी से करवाओगे या फिर आप शिमला की जगह देहरादून से मंगा लोगे फ्रूट्स, मसूरी से मंगा लोगे फ्रूट्स, मंगाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नोटिस दो पहले। क्या दो? नोटिस देना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सब्सिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, कोई रिकवर आप एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर सकते जब तक कि आप थर्ड पार्टी से करवा ना लो। बात समझ में आई सर? फिर तो एंटिसिपेशन में आपने ऐसा किया है, उसको आपने क्या बोला है? ऐसा है, आपने खोजा कि यार अब तो क्या करते हैं, मसूरी से मंगा लेते हैं, ठीक है ना? आपने मसूरी वाले को फोन किया, कैसा कर भाई, कोटेशन बना के भेज दे, कोटेशन बना के भेज दे। क्या बना के भेज दे? कोटेशन। कोटेशन का मतलब होता है कि कितना लगेगा। और जैसे उसका कोटेशन आया, आपने वो फॉरवर्ड कर दिया शिमला वाले को, देख इतना रुपए मेरा लग रहा है, पैसा भेज। तू करवा पहले, पैसा बाद में आएगा। समझ में आई बात? आप पहले करवा लो, पैसा आएगा बाद में। अरे कोटेशन हो सकता है ना कि तुम शिमला वाले से कोटेशन मंगा लो, कोटेशन को बेच के बोलो कि ला पैसे दे, कोटेशन को बेच के क्या बोलो? पैसे दे। तुमको शिमला से मिल नहीं रहा, तुमने देहरादून मसूरी वाले उसको फोन किया डीलर को कि भाई फ्रूट्स चाहिए मेरे को। तुमने बोला कि ऐसा करो व्हाट्सएप पे एक
कोटेशन फॉरवर्ड करो। क्या बोला? व्हाट्सएप पे कोटेशन फॉरवर्ड करो। उसने हैंड टू हैंड कोटेशन फॉरवर्ड कर दी, लो सर लो सर लो सर। तुमने वही कोटेशन को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया, कहां पर? शिमला वाले को, कि देख 5,400 रुपये लग रहे हैं, पैसा दे। ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम परफॉर्म नहीं करवा लोगे थर्ड पार्टी से, तब तक तुम्हें क्या नहीं मिलेगा सर? तब तक तुम एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर सकते। तुमने परफॉर्म करवा लिया, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारी मशीनरी का प्रोडक्ट खराब था, तुमने उसको ठीक करवा लिया, तो ही तुम्हें पैसा मिलेगा। बात समझ में आई सर? सिर्फ ये सोच के तुम कि अभी पैसा लेते हैं सामने वाली पार्टी से, ऐसे तो तुम 10 लोगों से क्लेम कर लोगे। बात समझ में आई सर कि क्या पर्पज है? आगे से बट द पार्टी सफरिंग ब्रीच हैज द कॉन्ट्रैक्ट स्पेस परफॉर्मेंस टू थर्ड पार्टी। मतलब अगर किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लिया है आपने, तुम्हारी मशीन का पार्ट खराब था, या फिर तुमने एप्पल जो है वो शिमला के बजाय मसूरी से मंगा लिए या कश्मीर से मंगा लिए, तो अब क्यों तुमको इसमें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? अब क्यों संविदा का विधि पालन हो सकेगा? समझ में? कहने का मतलब ये है, जब तुम ऑलरेडी काम करवा चुके हो, जब तुम्हारा काम ऑलरेडी हो गया है, तो फिर क्या तुम कोर्ट जाओगे क्या कि सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो? तुमने करवा तो लिया थर्ड पार्टी से, अब कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसी को बात को बोलता है कौन सा प्रोविजन? 20(3). तो कहने का मतलब ये है सर कि हमने सेक्शन 10 में पढ़ा, हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा कि 3 अपवाद है। कौन कौन से? 11, 2, 14, 16। और देखा जाए तो 20(3) भी क्या है कि इसमें भी क्या नहीं होता सर? इसमें भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहाँ पे भी संविदा का प्रतिस्थापित पालना नहीं होती। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? लिखवाऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आया तो समझ से चलिए, फोकस कीजिए। Nothing in this section shall prevent a party who suffered a breach of contract from claiming compensation from party in breach। मतलब ऐसा है कि आपको कोई प्रावधान रोक नहीं रहा है कि आप चाहो तो कॉम्पनसेशन ना लो, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हो। क्योंकि देखिए क्या था ना कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एक्चुअली इनकर्ड, कि वास्तविक रूप से जो उपगत उसको खर्चा हुआ है वो तो मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इन्होंने एक पॉइंट और लिखा कि देखिए ये सेक्शन आपको प्रतिकर मांगने से रोकता नहीं है, जितना आपको कॉम्पनसेशन चाहिए उतना भी आपको देंगे। मतलब यू कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन ऑल्सो, आप चाहो तो प्रतिकर के लिए भी मांग सकते हो। एक तो आपने मांगा वास्तविक खर्चा, ठीक है ना, हो सकता है ना कि 3,99,157 रुपए प्लस प्रतिकर अलग से मांगो आप, तो यू कैन आस्क फॉर कॉम्पनसेशन इन एडिशन। ये बात समझ में आई सर? आसान सा प्रावधान है। एक सवाल लिख लो एमसीक्यू, एक प्लीज एमसीक्यू लिखिए। Who can obtain substitute performance? Who can obtain substitute performance? संविदा का प्रतिस्थापित पालन कौन करवा सकता है? संविदा का प्रतिस्थापित पालन कौन करा सकता है? एनी पार्टी, कोई भी पक्षकार। बी पॉइंट लिखिए, पार्टी इन डिफॉल्ट, पार्टी इन डिफॉल्ट, व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार, व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार, द पार्टी हु सफर्स बीच, द पार्टी हु सफर्स बीच, वह पक्षकार जो भंग से पीड़ित है, जो भंग से पीड़ित है, वह पक्षकार जो भंग से पीड़ित है। डी लिखिए, ऑल ऑफ द अबव। सब्जी मंडी की तरह मत बोलना, जैसे पूछूंगा वही बोलेगा, सब्जी मंडी मत बना देना, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना, सब्जी मंडी मत बना देना इसको। हाँ मीनू बताओ क्या है इसका? हाँ जी मैडम बताइए क्या होगा? हाँ जी मैडम क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव सर क्या होगा?
ऑल ऑफ द अबव। आपका आपका सर डी, ए, कोई भी पक्षकार, एनी पार्टी, क्योंकि ब्रैकेट में एनी पार्टी लिखा हुआ है इसलिए क्या। एमसीक्यूज को सोल्व करना सीखिए। हाँ जी स्वाति। हाँ हाँ जी, सी पे कौन था? द आंसर इज सी। ज्यादा सही कौन सा है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। एमसीक्यू सोल्व करते वक्त हमेशा ये देखिए कि चारों में से ज्यादा सही कौन सा है। ये लाइन लिखी हुई है, पार्टी हु सफर्स ब्रीच, भंग से पीड़ित पक्षकार। तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे एनी पार्टी को भी और क्लेरिफाई किया हुआ है आगे जाके। देखो सर, कोई भी पक्षकार दिख रहा है आपको, किसी भी पक्षकार के वचन, वहां वह पक्षकार जो भंग से पीड़ित होता है। तो बात समझ में आई सर? बात समझ में आ रही है सर आप लोगों को? एमसीक्यू सोल्व करते वक्त ये देखिए हमेशा कि सबसे सही कौन सा है, उसको और आगे पढ़ो, उसके और आगे पढ़ोगे तो एक लाइन और दिखेगी, किसी पक्ष का पालन करना टूट जाती, वहां वह पक्षकार, वहां वह पक्षकार दिखा है, वहां वह पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित होता है। तो पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, वादी और प्रतिवादी कोई भी हो सकता है। समझाने के लिए मैंने आपको एनी पार्टी पर जोर दे दिया था, मुझे पता था ये एमसीक्यू पूछूंगा तो तुम फंसोगे सारे एनी पार्टी पर। नहीं, ऑल ऑफ द वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे सटीक क्या बैठेगा वो देखो, हमेशा क्या देखो, सबसे सटीक क्या बैठेगा। ऑल ऑफ द वो कैसे होगा? जो पार्टी डिफॉल्ट करेगी उसको राइट है क्या केस फाइल करने का? ऑल ऑफ द वो कैसे होगा? ऑल ऑफ द अबो कैसे होगा? जो खुद डिफॉल्ट में है क्या वो केस फाइल कर सकती है क्या? तो ऑल ऑफ द वो, ऑल ऑफ द अबो होगा कैसे? व्यतिक्रम मतलब जानते नहीं हो क्या होता है? जो पार्टी खुद डिफॉल्ट कर रही है वो कैसे केस फाइल करेगी भैया? पार्टी जो खुद जो सफर ब्रीच करी है, जिसके खिलाफ आपने डिफॉल्ट किया है, उसको राइट है ना केस फाइल करने का। तो ऑल ऑफ द वो कैसे हो सकता है? ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, फंसना मत। बात समझ में आई? डी क्यों नहीं हुआ? समझ में आई बात? समझ में आई? मनीषा समझ में आया कि डी क्यों नहीं हुआ? अरे जो खुद व्यतिक्रम कर रहा है उसको अधिकार होगा केस फाइल करने का। तुम खुद डिफॉल्ट में हो, क्या तुम्हें राइट है केस फाइल करने का? बस ऑल ऑफ द वो देखा, हाँ जी हाँ ये तो है ही, ये भी है, ये क्या है ये तो समझो। यूज योर ब्रेन, जो अब तक अनयूज्ड है, इतने सालों से तुमने जो यूज नहीं किया उसको प्लीज यूज कीजिए। दिस इज अ हाई टाइम, ये समय मेहनत मांग रहा है। इस समय अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो जिंदगी भर फिर तुम अपनी जिंदगी के भविष्य के मालिक हो। इस समय मेहनत करके कुछ बन जाओगे और निकल जाओगे आगे। तुम सोचो तुम आरजेस बन गए ना, तुम्हारी 2-3 पीढ़ी तुम आगे निकाल दोगे। आरजेस बन गए तो 2-3 पीढ़ी आगे पहुंचोगे, क्योंकि जज बनोगे तो जज ही पार्टनर आएगा। लाइफ पार्टनर भी कौन होगा? जज ही होगा या फिर इक्विलेंट ही होगा। कहने का मतलब ये कि इफ यू बिकम एन ऑफिसर और इफ यू बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर, तो आप अपने समाज का भी उत्थान करोगे और खुद का भी उत्थान करोगे। अभी तो नाम अभ्युत्थान रखा हमने क्योंकि इसमें उत्थान है ना। बात समझ में आ गई सर? यू गॉट द पॉइंट? एक एमसीक्यू में उलझो मत भैया। एनी पार्टी तो है ही, लेकिन उसको भी क्लेरिफाई ज्यादा कर रहा है कौन सा पॉइंट। इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और यू हैव टू बी वेरी क्विक। मतलब ऐसा है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लेके चलना पड़ेगा। आपके अंदर कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। एमसीक्यू में साथ बच्चे फेल क्यों होते हैं प्री में, इसका एक रीजन बताता हूं मैं। 4 में से सटीक क्या है वो देखो। बच्चे ने अगर डायरेक्ट को ही नहीं पढ़ा हुआ, बच्चे ने अगर कोर्स ही नहीं कंप्लीट है उसका, तो उसको कहां से आएगी ये सब चीजें? बात समझ में आ रही है? तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है और तुमने बैरेट की मल्टीपल रीडिंग्स की हुई है, तब जाके तुम पकड़ पाओगे कि भाई ये लाइन है उसमें। और तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है तो मेरी बात याद रहेगी कि सर ने कहा था प्रतिवादी भी होता है और वादी भी होता है। तुम क्या लगाते? बात समझ में आ रही है? मिस्टेक कहां होती समझिए। मैं तुमको ऐसा नहीं कि मैं जान करके, मैं इस पे जोर इसलिए देना चाहता था कि भाई देखो, कर तो वादी और प्रतिवादी दोनों ही सकते हैं ना, लेकिन उसमें भी उसने एक कैटेगरी को स्पेसिफाई कर दिया कि जो ब्रीथ सफर कर रहा है, जो भंग से पीड़ित है। किसके भंग से? संविधा के भंग होने से पीड़ित है।
बस में ही सर, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना सर, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और एक और बात, और बेसिक ज्ञान और ले लो, सेक्शन देखिए, सेक्शन 20 कोई नया नहीं है, मतलब हम जो बात करते हैं ना सर, ये सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की, कि भाई किसी और से काम करवा लो अगर आप नहीं करोगे तो, ये कुछ नया प्रावधान नहीं है। प्रतिस्थापित पालना कोई नई नहीं है, एसआरए में नहीं है, एसआरए में नया है, एसआरए में नया है, लेकिन ऐसे नया नहीं है, ठीक है ना सर, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। इफ यू लुक एट द प्रोविजंस, सेक्शन 41 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी सब दिखाऊंगा, ठीक है ना, वहां पे भी दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 41 भी ये बात करता है कि अगर सुविधा अगर आपकी नहीं हो पा रही ना, तो किसी और से करवा लो। ये सर ऑलरेडी दिया हुआ है, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां पे भी इसकी बात की गई है, ठीक है ना सर, ये कोई नया नहीं है, मतलब सेक्शन 20 कोई नया प्रावधान नहीं है, पहले भी ऐसे प्रावधान है लॉ के अंदर। तो तुम, ये सवाल जब आया था एडिशनल, तुम तो वो लिखते ही सही, उसके साथ 4 पॉइंट और लिखते हैं, डेट प्रतिस्थापित पालना कोई नई विधि नहीं है, विधि के अंदर ये सब प्रावधानों में भी दिया हुआ है।